हेलो फ्रेंड्स। तो लोगों की डिमांड थी कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के बारे में, ठीक है ना, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के बारे में बताने का। ठीक है, तो आज हम ये लेक्चर पूरा लेके आए हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 सेक्शन हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अधिनियम 1939। अब इस अधिनियम को हस्ताक्षर या लागू कब से 17 मई 1939 से इसमें हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है ना, और इसमें लागू किया गया था। अब ये लागू क्यों किया गया था मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939? तब यहाँ पे बताया गया है, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे बियर एक्ट के, तो मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्रियों द्वारा विघटन के वादों से संबंधित मुस्लिम विधि के उपबंधों के समेकन करने, यानी कि कई विधियां थी मुस्लिम विधि से संबंधित, ठीक है ना, विवाहित स्त्रियों के जो विवाह विघटन होता था उससे संबंधित कई विधियां थी, उनको एक साथ करने का, ठीक है ना, समेकित करने का और उन्हें स्पष्ट करने का, तथा किसी विवाहिता मुस्लिम स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म के त्याग के उसके विवाह बंधन पर प्रभाव के संबंध संदेहों को दूर करने के लिए अधिनियम, यानी कि 3-4 चीज़ें इसमें आती हैं। पहला तो जो कई अधिनियम बने हुए थे, ठीक है ना, कई विधियाँ थी, उसको समेकित करना। दूसरा चीज़ को उन्हें स्पष्ट करना कि उनमें जो लिखा गया है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या स्पष्ट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें करना। और तीसरा कि यदि मान लीजिए जो मुस्लिम विवाहित स्त्री हैं उसके द्वारा इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया गया, तो उसके जो विवाह है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें जो संदेह थे उसको दूर करने के लिए यह अधिनियम को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह समीचीन है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्रियों द्वारा विवाह विघटन के बादों समय उन्हें मुस्लिम विधि के उपबंधों का समेकन किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा जितनी मुस्लिम विधि है विवाह विघटन से संबंधित उनको समेकित किया गया है और उन्हें स्पष्ट किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा वही चीज़ लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली धारा आती है वो क्या कहती है कि संक्षिप्त नाम विस्तार। अभी ये किसी भी एक्ट में पढ़ेंगे तो आप यही रहता है अधिकतर, ठीक है ना, संक्षिप्त नाम विस्तार। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर, ठीक है ना, कब, 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है, 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया, यानी इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर हो गया है। अब यहाँ पे जो विवाह विघटन की डिक्री के लिए आधार, अब यहाँ पे जो विवाह विघटन होता है, डिवोर्स होता है, और उसके डिक्री के लिए क्या क्या ग्राउंड्स हैं आपके पास, यानी कि जो मुस्लिम विवाह होता है उसके विघटन के लिए, उसके जो डिवोर्स दिया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या आधार है ये सिर्फ मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुस्लिम विवाहित स्त्री के लिए ही है। ठीक है, तो जो मुस्लिम विवाहित स्त्री है उसके लिए क्या क्या आधार है कि वो विवाह को ख़त्म कर सकती है, जो तलाक ले सकती है मुस्लिम विधि के अंतर्गत। ठीक है, तो इनमें से किसी एक या अधिक आधारों अपने विवाह विघटन के लिए डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी। कौन होगी? जो विवाहित स्त्री है। और ये पूरी विवाहित स्त्री के बारे में ही बात करता है। ठीक है, तब अब यहाँ पर बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें आपका केवल इसमें आपका 9 जैसे आधार बताए गए हैं। ठीक है, 9 आधार जहाँ पर उनके विवाहित स्त्री है वो डिवोर्स ले सकती है, ठीक है ना, विवाह विघटन के लिए डिग्री प्राप्त करने की हकदार हो सकती है। तो 9 ग्राउंड कौन कौन से हैं? तो पहला, तो यदि उसका जो हस्बैंड है वो 4 वर्षों से गायब है, यानी कि 4 वर्षों से उसका पति का कोई पता ही नहीं है, अतः पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ गया है, किसी को भी कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे ये भी उस पता नहीं है, इसलिए 4 वर्षों तक, इसलिए वो क्या कर सकती है, डिवोर्स ले सकती है। अब दूसरा चीज़ आता है कि 2 वर्षों से पति ने उसके भरण पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा की है या नेग्लिजेंस किया है, उसमें असफल रहा है, तब ये यहाँ पे तलाक लिया जा सकता है मुस्लिम विधि के द्वारा। लेकिन किसके द्वारा? मुस्लिम स्त्री के द्वारा। तो यहाँ पर या तो 4 वर्षों से अधिक क्या हो रहा, उसका पति गायब है 4 वर्षों से, या फिर 2 वर्षों से भरण पोषण मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। जब मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो जो लेडी है, ठीक है ना, मुस्लिम स्त्री है, वो अपना भरण पोषण कैसे करेगी, तो यहाँ पर जीवन यापन कैसे चलेगा उसका, इसलिए यहाँ पर वो भी तलाक का एक कारण बन जाता है। और तीसरा आता है, पति को 7 वर्षों या अधिक की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है। अब मान लीजिए जो हस्बैंड है उसको 7 या अधिक वर्षों के लिए कारावास दे दिया गया,
कन्विक्ट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पर भी तब भी वो क्या कर सकते हैं, डिक्री प्राप्त कर सकती है। किसकी डिक्री? विवाह विघटन की। और आता है फोर्थ नंबर, पति ने 3 वर्षों से बिना युक्ति संगत के अब अपने वैवाहिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया, यानी कि जो उसकी वैवाहिक स्थिति वो रहती है, दायित्व रहते हैं, उसका पूरी तरह निर्वहन नहीं किया है किसी, ठीक है ना, युक्ति संगत के कारण के बिना ही, तब वहाँ पे 3 वर्षों तक। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे ईयर लिखे हुए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 वर्षों से गायब होना, 2 वर्षों से मेंटेनेंस नहीं देना, 7 वर्षों से अधिक के कारावास हो जाना, 3 वर्षों से उसने वैवाहिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया, या फिर जो उसका पति था वो क्या था, नपुंसक था, या फिर अब तक वैसा ही है, तब यहाँ पर ये ग्राउंड्स बन जाते हैं कि ये तलाक लेने का। उसके बाद 6 नंबर आता है, पति 2 वर्षों तक उन्मत्त रहा हो, यानी पागल रहा हो, या फिर कोई उम्र रतिजन्य रोग रहा हो। उसके बाद है 7 नंबर, 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व ही उसके पिता या दूसरे संरक्षक ने उसका विवाह किया, और उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले ही विवाह का निराकरण कर दिया, यानी कि 15 वर्ष की आयु उसने प्राप्त की, और उसके पूर्व ही उसने क्या कर दिया गया था, उसका विवाह कर दिया गया। तो 18 वर्ष की आयु जब प्राप्त हो जाती है तो वह विवाह का निराकरण कर दिया जाता है, परंतु यह तब जबकि विवाह होता संभव ना हुआ, यानी कि जो 15 वर्ष की आयु के पहले उसकी शादी होगी, 18 वर्ष तक उसने क्या किया, जो उसके विवाह का निराकरण कर दिया गया, तब वहाँ पर यदि मान लीजिए ऐसे विवाह के बाद संभोग नहीं हुआ, इंटरकोर्स नहीं हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तब यहाँ पर तलाक ले सकती है। उसके बाद 8 आता है ना, उसके साथ पति ने निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया, क्रूरता की हो उसने, तो अभ्यास ने उसे मारता रहा, क्रूर आचरण था, जीवन दुखी करता था, भले ही ऐसा आचरण शारीरिक व्यवहार की कोर्ट में ना आता हो, ठीक है ना। ये पूरी क्रूरता से संबंधित यहाँ पे जो आधार बताए गए हैं, कुख्यात स्त्रियों की संगत में रहता है, अनैतिक जीवन बिताने के लिए विवश करने का प्रयास करता है, ठीक है, धर्म मानने या धर्म कर्म के अनुपालन करने में उसके लिए बाधक बनता है, ठीक है। उसकी 1 से अधिक पत्नियां हैं तो कुरान के आदेशों के अनुसार उससे समान व्यवहार नहीं करता, यानी कि पत्नियां तो अधिक है, वो कोई अपराध नहीं, लेकिन कुरान के अनुसार उससे क्या करता है, समान व्यवहार नहीं करता उनकी जो पत्नियां हैं, तब यहाँ पर ये एक तलाक का आधार बन जाता है। उसके बाद 9 नंबर क्या है कि कोई ऐसा अन्य आधार मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विघटन के लिए विधि मान्य है, यानी कि जो अभी तक हमने आधार पढ़े थे, ठीक है, या तो पागल रहा हो, 4 वर्षों से पति के विषय में जानकारी प्राप्त ना हो, ठीक है ना, 2 वर्षों से पति ने भरण पोषण ना दिया हो, पति 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए कारावास दंडादेश दिए गए, 3 वर्षों से युक्ति कारण के बिना वैवाहिक दायित्व को निर्वहन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, पति नपुंसक था, ठीक है, या फिर कोई ऐसा रोग हो गया है, 15 वर्ष की आयु के पहले उसके विवाह हो गया था, ठीक है ना, निर्दयतापूर्ण उसके बाद क्या करता है, व्यवहार करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जितने भी आधार हमने पढ़े उसके आधार के आधार मुस्लिम स्त्री क्या कर सकती है, विवाह विघटन के लिए डिग्री प्राप्त कर सकती है। और उसके अलावा मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई अन्य आधार भी हैं जो विधि मान्य है, उसके लिए भी क्या है, तलाक ले सकती है। परंतु अब यहाँ पे प्रोवाइजो बताया गया है कि जो आधार नंबर 3 है, यानी जो हमने पढ़ा था आधार नंबर 3 क्या पढ़ा था कि 7 वर्ष तक का कारावास या उससे अधिक का कारावास दिया गया तब वह तलाक ले सकती है। परंतु यह तभी ले सकती है जब वो जो कारावास दिया गया है वो कंफर्म हो जाए, ठीक है ना, कन्विक्शन पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि हाँ ऐसा उसको कारावास हो चुका है, तभी यह तलाक दिया जाएगा। और दूसरा आता है कि यदि यहाँ पे जो आधार फर्स्ट क्या था कि 4 वर्षों से वह गायब है, 4 वर्षों से वह गायब है, और यदि उसके बारे में पूरी तरह से पता है कि वो नहीं आएगा, तब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है। ऐसी डिग्री की तारीख से 6 माह तक प्रभावी नहीं होगी, यानी कि जो ऐसे आधार फर्स्ट है 4 वर्षों से गायब वाला, यदि डिग्री की तारीख 6 माह तक प्रभावी नहीं होगी, क्यों, हो सकता है वो आ जाए, वापस आ जाए, यदि वापस नहीं आता तो प्रभावी हो जाएगी 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने तक का टाइम रहता है। और उस अवधि के भीतर पति या तो स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम उपस्थित हो जाता है, तो न्यायालय को संतुष्ट करता है, तो अब जो उसके डिग्री बनाई गई थी, ठीक है ना, डिग्री जारी की गई तो उसको क्या कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद आधार नंबर
आधार नंबर 5वें में क्या बताया गया था कि वह उसका जो पति था नपुंसक था। अब मान लीजिए इस आधार पर केस किया गया कि वह नपुंसक है। अब यहाँ पर यदि आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर न्यायालय से कोई इस विषय में संतुष्ट कर देता है, कितने भी दिन के भीतर, 1 वर्ष के भीतर वो संतुष्ट कर देता है न्यायालय को कि वह नपुंसक नहीं रह गया है, ठीक है ना, अब वह सही हो गया है, ठीक है ना, नपुंसकता जो थी उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो जो डिक्री पारित की गई थी अब वह डिक्री पारित नहीं की जाएगी। ये हो गया। अब सेक्शन 3, अभी हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी वो पूरा सेक्शन धारा 2 में पूरे ग्राउंड से लिखे हुए हैं कि कब यह विवाह विघटन की डिग्री प्राप्त कर सकती है विवाहित मुस्लिम स्त्री, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जो पति के वारिसों पर सूचना की तामील किया जाना जब पति का ठौर ठिकाना ज्ञात ना हो, यानी कि जब पति पता नहीं है 4 वर्षों से गायब है, क्या है कैसा है, ठीक है ना, 2 जो खंड 1 लागू होता है, ठीक है ना, 4 वर्षों से गायब है, तब वहाँ पर जब यह किया जाएगा, आवेदन किया जाएगा विवाह विघटन के लिए, तो उसके जो पति के जो वारिस हैं उन पर सूचना की तामील की जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के नाम पते जो मुस्लिम विधि के अधीन पति के वारिस होते, यदि उसका बाद पत्र दाखिल किए जाने की तारीख पर मृत्यु हो जाती तो बाद पत्र में दिए जाएंगे, ठीक है ना। यदि जो वारिस होंगे उनको उनके नाम और पते उसमें लिखा जाएगा। बाद की सूचना की तामील ऐसे व्यक्तियों पर की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों के बाद की सुनवाई का अधिकार होगा, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको क्या होगा, उनको सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है कि परंतु पति के जो हस्बैंड था जिस 4 वर्ष से गायब था, अब वहाँ पे उसके चाचा तथा भाई को यदि कोई हो इनमें से दोनों में से, तो इनमें से किसी को भी एक पक्षकार के रूप में उल्लिखित किया जाएगा, भले ही वह वारिस ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, फिर भी यहाँ पर पति के जो चाचा है या फिर भाई है उसको यहाँ पे पक्षकार बनाया जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए जो स्त्री है उसने अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन कर लिया, किसी विवाहित मुस्लिम स्त्री के द्वारा इस्लाम धर्म का त्याग या इस्लाम धर्म से भिन्न किसी धर्म में उसने संपरिवर्तन में स्वयं में उसका विवाह विघटन, यानी कि जो इस्लाम धर्म उसने त्याग दिया है, ठीक है, तो उसका विवाह विघटन नहीं होगा। अब इसके लिए उसको आवेदन करना होगा, तो परंतु ऐसे त्याग संपरिवर्तन के बाद वह स्त्री धारा 2 में उल्लिखित किसी भी आधार पर अपने विवाह विघटन के लिए डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी। अब यहाँ पे उसने इस्लाम धर्म त्याग दिया तो वहाँ पे विवाह विघटन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे वो हकदार हो जाएगी कि जो धारा 2 में ग्राउंड से लिखे हुए हैं उसके आधार पर वो क्या डिग्री प्राप्त कर सकती है विवाह विघटन की। अब यहाँ पर हम बात करें मेहर के अधिकारों को प्रभाव न डालना, यानी कि जो मेहर की राशि होती है, मेहर का अधिकार होता है, उस पर इस अधिनियम का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मेहर की जैसी विधि है उसी प्रकार से उस मेहर की राशि मिलेगी, ठीक है ना, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला जाएगा। ये हो गया सेविंग क्लॉज। अब यहाँ पे 6 आता है 1937 के अधिनियम संख्या 26 का धारा 5 का निरसन, यहाँ पे कुछ किसी काम का नहीं है, ये धारा 5 तक ही आपका इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप किसी भी अदर मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।